के वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर को। इंग्लिश ग्रामर को हम लोग स्टार्ट से ही लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर है क्या? तो इंग्लिश ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट इंश्योर द करेक्ट एंड स्टैंडर्ड यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यह क्या है? एक नियमों का, एक निर्देशों का एक सेट है, एक समुच्चय है, एक संग्रह है, जिसके द्वारा हम इंग्लिश भाषा के सही यूज को और स्टैंडर्ड, जिसको कहते हैं मानक उपयोग के बारे में जानकारी सीखते हैं। इट हेल्प्स प्रिजर्व द एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज by guiding its new learners as well as current users towards standard language use। यह क्या सहायता करता है कि हम जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो हम इंग्लिश का प्रयोग करने जा रहे हैं, चाहे वो हम पहले से कर रहे हों या अभी करना सीखे हों, हम उस भाषा का प्रयोग कैसे सही से सही ढंग से करें, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो बिना ग्रामर के इंग्लिश लिटरेचर को समझ पाना या फिर कहीं भी रिटन या वर्बल प्रेजेंटेशन कर पाना संभव नहीं है एक्यूरेसी के साथ। इसीलिए ग्रामर को आप मजबूत बना सकते हैं। और हम जो भी इंग्लिश ग्रामर में स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के आपको एंड पॉइंट तक सारा हम आपको वीडियो के माध्यम से या फिर क्लास के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। आशा है कि रेगुलर वे में आप इसका यूज करते रहें और अपने ग्रामर पोर्शन को मजबूत करें, ताकि आप जब भी कुछ लिखें या कहीं बोलें तो ग्रामेटिकल एरर जो है वो उसका प्रतिशत कम हो जाए। साथ ही आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन हैं, उस सारे एग्जाम्स में भी ग्रामर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भी आपका मैक्सिमम मार्क्स आप सिक्योर कर सकें। सबसे पहले वर्ड आते हैं। अल्फ़ाबेट सबको पता है। अल्फ़ाबेट जैसे हिंदी में ध्वनि होती है क ख ग घ आ ई, उसी तरह से अल्फ़ाबेट हो गया इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 5 वॉवेल के हैं, बाकी कॉन्सोनेंट के हैं, तो वो सब आप बेसिक ऑलरेडी जान रहे होंगे। वर्ड से हम लोग आते हैं कि वर्ड का डेफिनेशन क्या है, वर्ड की क्या क्राइटेरिया। तो ए वर्ड रेफर्स टू ए स्पीच साउंड or a mixture of two or more speech sounds in both written and verbal form of language। वर्ड क्या है? हम ध्वनि जो बोलते हैं तो दो या दो से अधिक ध्वनि को मिला देंगे, चाहे वो हम रिचन में मिला दें या फिर बोलने में मिला दें, तो वह क्या बन गया? वर्ड बन गया। लेकिन वर्ड वह तभी कहलाएगा जब उसका स्पेसिफिक मीनिंग हो। अब कुछ भी ध्वनि दो को मिला देंगे, कहेंगे कि ये वर्ड हो गया, ऐसा नहीं है। उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, है ना। आगे यम मिला देंगे, राम हो गया, उसका एक मीनिंग आ रहा। आई एम ए मिला देंगे, वहां पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो वर्ड नहीं आएगा। क्योंकि वर्ड वर्क्स एज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट or refer to something or someone in a language to communicate a specific meaning। इसी मीनिंग के लिए हम साउंड्स को मिला देते हैं आपस में, लेटर्स को मिला देते हैं आपस में। यदि मीनिंग नहीं होगा फिर वो वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। एग्जाम्पल ढेर सारा है, जो भी बोलते हैं आप तो वर्ड्स ही बोलते हैं। लव, क्रिकेट, स्काई, राम, श्याम, मोहन, मैंगो, सभी क्या हो गए? वर्ड हो गए। अब आते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है। A branch of linguistic studies the formation of words, यानी वर्ड्स के फॉर्मेशन के बारे में, शब्द के निर्माण के बारे में हम इंग्लिश ग्रामर के जिस ब्रांच में, स्पेशल ब्रांच में उसका अध्ययन करते, उसका स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी वर्ड जानना, वर्ड के पार्ट्स जानना, वर्ड का यूज जानना, उसके संबंध में जो भी रूल्स और गाइडलाइंस हम जानते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? मॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं। अब है कि देयर आर सेवरल क्राइटेरिया फॉर ए स्पीच साउंड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्पीच साउंड्स वुड बी कॉल्ड ए वर्ड।
ठीक है। तो जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसमें बहुत सारे जो साउंड मिलते हैं, या साउंड जो दो या दो से अधिक साउंड्स मिले हैं, तो वो साउंड सीधे नहीं मिलेंगे। साउंड्स को मिलाने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया है इसको जानना बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए। यदि आप जान रहे हैं पहले से, बस उसको रिवाइज कर लें। क्या क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट में, देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल पॉज इन स्पीच एंड ए स्पेस इन रिटन फॉर्म बिटवीन टू वर्ड्स। जब दो शब्द लिखते हैं तो क्या करते हैं, दोनों शब्द एक साथ लिखते हैं तो उसके बीच में गैप देते हैं, स्पेस देते हैं ना। तो स्पेस के द्वारा ही आप सेपरेट करते हैं कि ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। तो हमेशा जो है, और यही बोलने में भी करना है। राम मोहन नहीं कहते, राम मोहन। क्या किए, राम और मोहन के बीच हम वर्बल स्पेस दे दिए। या लिखने में भी राम अलग, मोहन अलग करते हैं। Suppose ball and bat are two different words, so if we use them in a sentence, we must have a potential pause after pronouncing each of them. है ना, दोनों के प्रोनाउंसिंग के बीच में हमको बैट बॉल कह देंगे, गलत हो जाएगा, बैट बॉल। तब वो स्पष्ट होगा कि दो वर्ड्स अलग हैं। ठीक है। If we take pause, these sounds can be regarded as seven distinct words, which are this: I do not play with bat and ball. ये है, I के बाद थोड़ा सा गैप किए, do not play with bat and ball। यही शुद्ध उच्चारण का भी तरीका है और यही शुद्ध लिखने का भी तरीका के बीच में गैप करते चले गए। अब एक साथ आई डू नॉट, आई के साथ आई के तो जस्ट बगल में डू लगा दिए, नॉट लगा दिए, पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा मिलके एक वर्ड बनेगा, और एक वर्ड वो क्या हो गया, मीनिंगलेस वर्ड हो गया, तो वर्ड कहेगा ही नहीं वो। आगे है कि एवरी वर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन रूट। किसी भी वर्ड का अपना एक रूट होता है। इफ यू ब्रेक दिस रूट इट कैन नॉट बी ए वर्ड। ठीक है। जैसे अनफेथफुल लिखते हैं, है ना, तो अनफेथफुल का रूट क्या है, फेथ, अविश्वास, और मतलब अनफेथफुल है, विश्वासहीन है, तो वहां उसका रूट वर्ड क्या है, फेथ। यदि हम फेथ को ब्रेक कर देंगे, हम आपको बताएं ना कि अलग अलग करना है, अब अलग अलग सभी जगह नहीं करेंगे, जहां आवश्यक है वहां तो साथ रखना होगा। अब कंट्री मैन लिखना है, कंट्री अलग, मैन अलग, गलत हो जाएगा। अब अनफेथफुल लिखना है तो फेथफुल के साथ हम अन लगाएंगे तभी अनफेथफुल होगा, तो अन के बीच में हम गैप नहीं देंगे, वरना वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए क्या बाधी में अनफेथ के बाद हम फुल को अलग कर देंगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो जहां आवश्यकता है वहां हमको लगाना है, जहां नहीं आवश्यकता है वहां हमको ब्रेक डाल देना है, बीच में स्पेस डाल देना है। ये क्लियर हो गया? इसके सारे रूल्स भी हम बताएंगे, ये मोटा मोटी आप समझ गए। एवरी वर्ड मस्ट हैव ए मीनिंग। कोई भी वर्ड होंगे उसका मीनिंग होना आवश्यक है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि वर्ड के क्लासिफिकेशन के हिसाब से, वर्ड के जो भी प्रॉपर्टीज है, सिग्निफिकेंस है, उसके हिसाब से हम लोग वर्ड्स को क्लासिफाई कर देते हैं, बांट देते हैं विभिन्न ग्रुप में, कि भाई ये है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, बांट देते हैं। ठीक है। कितने भागों में बांटते हैं यही कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड को कैटेगोराइज कर देना। ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि बिकॉज दे प्ले डिफरेंट रोल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। भाषा के जो सेंटेंस होंगे, जो वाक्य होंगे, उसके निर्माण में ये बहुत भूमिका अदा करता है। उसके बिना फिर वाक्य आपका गलत होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग ये पता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आते हैं, फिर सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
नाउन क्या है, कितने काइंड्स होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे नाउन में, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, फिर उसके सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, फिर उसके मैस्कुलिन फेमिनिन क्या होते हैं। तो शायद आपको कंफ्यूजन कोई अगर नाउन दिया हुआ है वर्ड्स में, सेंटेंस में यूज किया हुआ है नाउन, तो सेंटेंस आप कैसे पकड़ेंगे कि ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, या फिर कॉमन नाउन है कि मटेरियल नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। अब वो कैसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस सारा डिटेल हम आपको, तो हम सब आप लगातार वीडियो देखते जाएं। जो अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी, जैसे कल जो वीडियो अपलोड होगा वो नोटिफिकेशन में आपको आ जाएगा, फिर आप आसानी से देख लेंगे। तो एक सिंपल कंसेप्ट हम लोग सबका लेके चलते हैं, फिर नाउन का डिटेल कंसेप्ट, प्रोनाउन का डिटेल कंसेप्ट, टोटल का कंसेप्ट लेंगे। नाउन रेफर्स टू पीपुल, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज, कंसेप्ट एक्सेट्रा, या लोग, स्थान, वस्तु, आइडिया, विचार, है ना, इस सब का के बारे में जो शब्द बताता हो वही शब्द नाउन है। राम है ना, क्या पीपुल का नाम है, पटना है प्लेस का नाम है, ठीक है, स्पून है चम्मच फिंगर का नाम है, टेबल है फिंगर का नाम है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, नाउन हो गए। प्रोनाउन देखिए, जो नाउन, जैसे मान लीजिए कहेंगे कि राम इज ए बॉय, राम इज ए स्टडिंग इन क्लास 9th, ठीक है, राम इज वेरी इंटेलिजेंट। अब राम 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 सब जगह अगर डाल देते हैं, पढ़ने वाला उब जाएगा, है ना। तो नाउन की जगह अब हम उसका दूसरा विकल्प ले लेते हैं, उसी विकल्प को प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन की जगह यूज आता है, जैसे राम एक जगह लिख दिए पहले, और उसके बाद ही का प्रयोग करना शुरू कर दिए, तो क्या आया, ओवर नहीं आई, सेंटेंस भी अच्छा देखने में लगा। तो नाउन की जगह जिसका यूज होने लगे उसी को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर टू ए नाउन और नाउन फ्रेज और नाउन फ्रेजेज इंस्टेड ऑफ द रिपीटेड यूज ऑफ सेम नाउन या फ्रेज, ठीक है, उसका रिपीट नहीं हो, इसकी वजह से हम उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे माइकल इज ए गुड बॉय, और माइकल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं यूज करके ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ही किसके लिए आया, माइकल के लिए आया, इसलिए ही हो गया प्रोनाउन, ठीक। अब आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसमें कुछ नयापन ला देता है, कुछ विशेषता ला देता है उसका, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि राम इज ए बॉय कहती है, राम एक लड़का है, ये कोई बहुत मॉडिफाइड नहीं हुआ कि लड़का है तो कैसा लड़का है। आगामी जो गुड बॉय कह दी है, मीन्स गुड क्या किया, बॉय को मॉडिफाई कर दिया, तो है कैसा, तो गुड है, अच्छा है, तो वो हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन इन ए सेंटेंस। जैसे मान लो कि मोहन लव्स हिज ब्यूटीफुल डॉटर्स, मोहन अपने सुंदर, यहाँ क्या हुआ, डॉटर्स के साथ क्या लगा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हो गया, डॉटर को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसमें कुछ नयापन ला रहा है, वो हो गया एडजेक्टिव। दिक्कत, अब आते हैं वर्ब। वर्ब शो एन एक्शन और एन ऑनगोइंग कंडीशन, ठीक है, जो काम हो रहा है या जो काम हो रहा था या जो काम होगा, जो एक्शन है, उस एक्शन को शो करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ड। इट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये सेंटेंस का हार्ट कहलाता है। किसी सेंटेंस में नाउन नहीं भी हो सकते, उसकी जगह प्रोनाउन यूज हो सकते हैं, है ना। किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब होते ही, ठीक है। इसलिए इसको सेंटेंस का हार्ट कहा जाता है, सेंटेंस का वाक्य का हृदय कहा जाता है, किसको, वर्ब, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि हार्ट ऑफ सेंटेंस कौन होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आप बता सकते हैं कि वर्ब होता है। जैसे ही इज गोइंग होम, है ना, तो इज गोइंग
क्या है, जा रहा है। ये एक्शन क्या है, गोइंग, गोइंग, गो, प्ले, कम, ईट, ड्रिंक, ये सभी क्या है, वर्ब। अब आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाइज, एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब्स। हिंदी में आप जो पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, उसमें हिंदी में क्या पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इसमें आते हैं। इंग्लिश में जो एडवर्ब है और जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसको हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं प्रविशेषण। हिंदी में उसके लिए नया शब्द है प्रविशेषण, लेकिन इंग्लिश में प्रविशेषण के लिए कोई नया शब्द नहीं है। इसीलिए इंग्लिश में एडजेक्टिव की भी जो विशेषता बताता है, उसको भी एडवर्ब ही मानते हैं। तो जो वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करता हो, ऐसे वर्ड कहलाते हैं एडवर्ब ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई वर्ब है, जैसे कहते हैं कि ही ड्राइव्स, ही ड्राइव्स वह चलाता है, और ही ड्राइव्स स्लोली, यहाँ स्लोली क्या हो गया, धीरे धीरे। धीरे धीरे किसके बारे में है, चलाने के बारे में है। और चलाना क्या है, वर्ब है। इसका अर्थ है कि जो स्लोली शब्द है, वह स्लोली शब्द वर्ब की विशेषता बता रहा है, ड्राइव की विशेषता बता रहा है, इसलिए स्लोली हो गया वहां एडवर्ब। क्लियर हो गया। अब जैसे हम कहेंगे he is most intelligent, यहाँ मोस्ट सब इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ मोस्ट क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियर। अब आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन गिव्स context to nouns in relationship to other nouns or pronouns। प्रीपोजिशन क्या कहता है, यह नाउन का कॉन्टेक्स्ट देता है, किसके रिलेशनशिप में, नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप में। जैसे कहेंगे he goes school, है, he goes school, स्कूल और गोज के बीच टू लगा देते हैं, बहुत अच्छा बन जाता है, he goes to school। तो टू क्या कर दिया, यहाँ पे रिलेशनशिप दे दिया, ठीक है, नाउन के साथ। वह जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। वह और स्कूल के बीच रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम किया टू, इसलिए टू हो गया प्रीपोजिशन। हिंदी में भी इसको कहते हैं संबंधवाचक। क्लियर हो गया। अब आते हैं कंजक्शन। एक कंजक्शन कनेक्ट्स नाउन, नाउन फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस टू अदर। ठीक है, जैसे मान ले कहते हैं कि मैं खाता हूँ, वह सोता है, अलग अलग है, और लगा देंगे, मैं खाता हूँ और वह सोता है, मैं खाता हूँ या वह सोता है। तो जैसे एंड, बट, ये क्या किया, दो अलग अलग क्लॉज को, क्लॉज कहते हैं उपवाक्य, हिंदी में समझते होंगे उपवाक्य। हिंदी का भी हम पूरा बेसिक ग्रामर आपको सिखाते हैं। तो उपवाक्य जो हिंदी में होते हैं, बस इंग्लिश में वही क्लॉज है, छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो दूसरे पर डिपेंड रह सकते हैं किसी दूसरे सेंटेंस में, उसको क्लॉज कहते हैं। दो क्लॉज को आपस में जहाँ जोड़ता है वो हो गया कंजंक्शन। ठीक है, जोड़ने वाला कंजंक्शन। क्लियर हो गया। अब आते हैं इंटरजेक्शन। जैसे आप कोई खुशी हुआ, हर्ष हुआ, तो जब प्रकट करते हैं, तो एक इंटरजेक्शन सा ब्रीफ एंड अब्रप्ट पॉज इन स्पीच यूजुअली यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशन। अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, है ना, जो हम पॉज करते हैं स्पीच में, वो हो जाता है इंटरजेक्शन। क्लियर हो गया। इंटरजेक्शन की हमेशा ऐसा साइन लगाते हैं। ऐसा साइन क्या होता है, ऐसा साइन हो गया, ऊपर से एक लाइन खींचते हैं, नीचे बिंदु देते हैं, ओह दैट फील्स टेरिबल, अलास दे हैव लॉस्ट द मैच, है ना, वह मैच हार गया। क्या किया, लास्ट के नीचे इमोशन अपना, लास्ट क्या है हमारा,
इमोशन आह नहीं कहते, आह खा गया मैच, तो आह जो किए और क्या हुआ, आह को ही अलाफ कहते हैं इंग्लिश में। तो वह जो आह किए वो क्या हुआ कि हमारी भावना है कि दुखी हो गए, तो वहां हो गया, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। इस तरह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इससे पूरा अवगत हो गए। इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, वर्ड्स किसे कहते हैं, वर्ड्स के क्या नियम है, वर्ड्स के लिखने के क्या नियम है, और उसके बाद मॉर्फोलॉजी क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और हमारे पास जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में का डिटेल समझ गए। अगले वीडियो में हम आपको नाउन के बारे में डिटेल समझ देंगे, उसको लिखना ना भूलें।